नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कई सियासी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जिसमें दिग्गजों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहली तस्वीर नितिन गडकरी की है। नितिन गडकरी केंद्र के कद्दावर मंत्री हैं। नागपुर में उन्होंने अपना वोट डाला और इसमें वो अपनी पत्नी के साथ दिखाई दे रहे हैं। नागपुर से वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन के नाना पटोले से है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि नाना पटोले पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट थे, लेकिन वो कांग्रेस में आ गए और अब अपनी सीट छोड़कर नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप प्रफुल्ल पटेल और उनके परिवार को देख सकते हैं। प्रफुल्ल पटेल ने गोंदिया में अपना वोट डाला है। उनके साथ उनका पूरा परिवार था। साथ ही जगन मोहन रेड्डी जो कि वायएसआर रेड्डी के बेटे हैं, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं बच्चे को गोद में उठाते हुए। और इस चुनाव में जगन मोहन रेड्डी ने धुआंधार चुनावी प्रचार किया है। मुख्य मुकाबला अगर वहां पर टीडीपी और जगन मोहन रेड्डी की वायएसआर कांग्रेस में कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अगली तस्वीर में चंद्रबाबू नायडू और उनके परिवार को देख रहे हैं आप। मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद अपनी उंगलियां दिखा रहे हैं। यहां पर चंद्रबाबू नायडू ने तगड़ा कैंपेन किया है, लेकिन उनका मुकाबला जगन रेड्डी की पार्टी से है। चंद्रबाबू नायडू एनडीए से बाहर हो गए थे। पिछली बार उन्होंने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन चूंकि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया केंद्र सरकार ने, इसी को मुद्दा बनाते हुए वो बाहर हो गए थे। और इस बार के चुनाव में आंध्र प्रदेश को कौन स्पेशल स्टेटस दिलवा सकता है, विशेष राज्य का दर्जा दिलवा सकता है, ये आंध्र प्रदेश के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है। जगन मोहन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के अलावा पवन कल्याण की पार्टी है, उनका भी काफी वर्चस्व है कुछ इलाकों में और इसलिए कुछ इलाकों में त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव उन्होंने भारी अंतर से जीता था, लेकिन इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी आने के बाद गाजियाबाद का चुनाव दिलचस्प हो गया है। गाजियाबाद में 2009 में राजनाथ सिंह जो कि देश के वर्तमान गृह मंत्री हैं, वो सांसद बने थे, लेकिन 2014 के चुनाव में उन्होंने अपनी सीट बदल ली थी। वो लखनऊ चले गए थे और उसके बाद वीके सिंह ने यहां से चुनाव लड़ा था और बड़े मार्जिन से जीते थे। सत्यपाल सिंह बागपत से उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को हराया था 2014 के चुनाव में, लेकिन इस बार उनका मुकाबला जयंत चौधरी के साथ है जो कि अजीत सिंह के बेटे हैं और चौधरी चरण सिंह के पोते। सत्यपाल सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। अगली तस्वीर आप देख सकते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की, जिन्होंने आज सुबह सुबह लगभग 7 बजे के आसपास नागपुर में अपना वोट डाला था और सभी से मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की। नागपुर यूं तो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, लेकिन लंबे समय तक वहां पर कांग्रेस का सांसद रहा। बहुत ही कम बार भारतीय जनता पार्टी वहां से जीती है। बनवारी लाल पुरोहित भारतीय जनता पार्टी के सांसद एक बार रहे और उसके बाद नितिन गडकरी सांसद बने। वहीं हैदराबाद की हम बात करें तो एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी, जिनको कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का पोस्टर बॉय प्रोजेक्ट करती है और काफी झगड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच, अपने तीखे बयानों के लिए बेहद मशहूर है। उन्होंने भी अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया, मताधिकार का इस्तेमाल किया और तस्वीरों में आपको वो दिखाई दे रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है। ये 8 बड़े नेता हैं जिन पर काफी कुछ इन चुनाव में डिपेंड करता है और अब इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। पूरे देश में अब ये तमाम लोग प्रचार करेंगे और इस प्रचार का क्या रंग देखने को मिलता है अगले जो चरण है उसमें दिखाई देगा। मेरठ की बात अगर हम करें तो लगभग 60% के आसपास मेरठ में वोटिंग हुई है शाम 5 बजे तक। अगले इलाके की तरह चले मतदान प्रतिशत पहले चरण का, हम पश्चिमी यूपी की बात कर रहे हैं। बागपत में 60% और पश्चिमी यूपी की अगर 2014 में बात की जाए तो आलोक शर्मा जी ने हमें बताया कि लगभग 59% वोट पश्चिमी यूपी में पड़ा था। नागपुर में वोट कम पड़ा है, 53.13% वोट पड़ा है। उसी के साथ अगर बात की जाए कैराना पश्चिमी यूपी की तो यहां 60% वोट पड़ा है। और आइए सीधे चलते हैं इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और बता रहा है कि मतदान का प्रतिशत कैसा रहा और पहले चरण का मतदान 91 सीटों पर कैसा रहा। Very happy to inform that the first phase of election has been successfully concluded. In some of the polling stations, still there are some people who are in the queue and voting, but by and large, it has been concluded. The elections were concluded in a
peaceful manner, barring few sporadic incidents. You are aware that the Lok Sabha election 2019 are being conducted through 7 phases. Today was the first phase, and the next phase will be held exactly 1 week later on Thursday, that is April 18th. I would like to take opportunity to thank millions of voters who came forward to vote despite their numerous difficulties, especially the persons with disability and senior citizens. Let me also convey my appreciation for lakhs of polling officials for carrying out the task of conducting election despite difficult terrain, weather and trying circumstances. Just give you a highlight of today's phase of polling. The notification for the first phase of Lok Sabha election was issued on March 18th. Till yesterday, notifications have been issued for first 5 phases of elections. The notification for the 6th and penultimate phase of election will be issued on April 16th. The last and 7th phase will be notified on April 22nd. All notification for all phases in the 4 states with simultaneous assembly elections have been issued. The first phase of the election spanned 91 parliamentary constituencies spread across 20 states and union territories. The size of electorate for the first phase of elections was 13.97 crores, of which the women electors were 6.87 crores. Electors of the third gender were 7771. तो पहले फेज के वोटिंग को एनालाइज करने के लिए और आगे के फेज में क्या होने वाला है, देश में किस तरह कैंपेन जाएगी, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी अपने केस को जनता के सामने रखेंगी, बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हैं, आर बालाशंकर साहब हैं जो कि जाने माने और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शांतनु गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और उमाकांत लखेड़ा जी जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आलोक जी, बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जो बैलून फुला रही थी वैसा बैलून फूला तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट यहां पर कांग्रेस के लिए जा रहा है वो ये है कि सब कुछ करने के बाद ना तो आप अलायंस फॉर्म कर पाए ढंग से और ना ही आप लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा कर पाए कि हां हम नरेंद्र मोदी का एक ऑल्टरनेट दे सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूं अब चुनाव का पहला चरण भी चला गया है तो अलायंस किससे हुआ किससे नहीं हुआ, गाड़ी उससे आगे निकल गई है काफी। नहीं, अभी भी आप कंफ्यूज है कि दिल्ली में क्या करना है, अभी भयानक कंफ्यूज है आप मुझे ये बता दीजिए। मुझे तो जब भी खबर आती है प्रोड्यूसर बोलता है कि आपको खबर पढ़ना है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की, तो मैं कहता हूं पहले डिस्प्रिन भिजवा दो। नहीं, मुझे लगता है कि सरदर्द होने लगा कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, आज भी पता नहीं है। दीपक भाई, आप सारे डिस्प्रिन के पत्ते साइड में रख दें, आप मुझे बता दीजिए आलोक भाई कि होगा अलायंस की नहीं होगा। अलायंस नहीं हो रहा है। ऑफिशियली आम आदमी पार्टी ने भी डिक्लेयर कर दिया है, कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली तो आम आदमी पार्टी 15 दिन पहले डिक्लेयर कर चुकी थी। विशाखापट्टनम से बकायदा अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट आया था कि राहुल गांधी ने मना कर दिया है। उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि हम तो ओपन है अलायंस के लिए। नहीं, उसके बाद कल का जो शाम का लेटेस्ट संजय सिंह का बयान है और आज तमाम कांग्रेस के लीडर्स का बयान है, मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई गुंजाइश बची है। आम आदमी पार्टी से कोई अलायंस नहीं है। आज सीईसी की बैठक है और उसमें दिल्ली के ऊपर चर्चा हो रही है, इससे ज्यादा कोई स्टैंप नहीं लग सकती है। जहां तक बात आज के चुनाव की है तो आज का वोटिंग परसेंटेज वैसे तो इलेक्शन कमीशन अभी दे रहा है, लेकिन लगभग 60% के करीब आ रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जिसमें एक 7 से 8% की गिरावट नजर आ रही है। ये इलेक्शन कमीशन के आंकड़े आने के बाद ही और पुख्ता बताया जा सकता है। इसमें भी एक आकलन और आ रहा है जो हमारे ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है कि शहरों में पोलिंग इस बार कम रही है, जैसे नोएडा है, सहारनपुर है, बागपत है, मेरठ है। शहरों में पोलिंग कम रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा रही है। और ये जेड बेल्ट है, पूरी की पूरी गन्ना बेल्ट है और किसान बेल्ट है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की प्रति जो नाराजगी है और खासतौर पर जो लोकल कैंडिडेट्स के प्रति नाराजगी है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों की सामने आ रही है। जिस तरह से यहां पर नोएडा की जो कैंडिडेट थे उनको तमाम गांवों में नहीं घुसने दिया, उस तमाम चीजें अब सामने आ रही हैं, क्योंकि 2014 में एक इस तरह का माहौल था कि मोदी सरकार आएगी तो पता नहीं किस तरह के कौन कौन। मतलब आप कह रहे हैं 2014 का माहौल 2019 में नहीं है, मुझे ये कह रहे हैं? लगता है कि बीजेपी का आज जैसे 5 सीटें उत्तराखंड की हैं और लगभग 8 सीटें यूपी की हैं, 13 सीटों में बीजेपी 8 सीटें डाउन चली जाएगी, क्योंकि ये पिछली बार 13 की 13 सीटें। और इस प्रेडिक्शन का आधार जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है
और जिस तरह का वोटिंग हुआ है, अलायंस भी एक कारण उसका रहा है। कहीं ना कहीं मोदी जी से जो नाराजगी रही है कि डिलीवरी कुछ नहीं हुई है। पिछली बार का भाषण में याद दिलाता हूं, यहीं ग्रेटर नोएडा में कहा गया था कि फ्लैट वालों को भाइयों बहनों मित्रों फ्लैट मिलेंगे। ग्रेटर नोएडा में किसी को कोई फ्लैट मिलने का अभी तक भी दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहा है। तमाम जो ऐसे मुद्दे रहे, गन्ना किसानों का मुद्दा रहा, तमाम ऐसे मुद्दे रहे, डिलीवरी के नाम पर जो मोदी सरकार जीरो रही है उसका नतीजा आज आ रहा है। प्रेम शुक्ला जी, सीधा आरोप, डिलीवरी के नाम पर मोदी सरकार जीरो। जो ऑलरेडी हर तरह से फेल रहे हैं, राफेल का अर्थ जहां राहुल फेल हो गया है, वहां इस तरह की बातें करें। जो 70 सालों में लोगों को शौचालय नहीं पहुंचा सके, बिजली नहीं दे सके, सड़क नहीं दे सके, जीवन के बुनियादी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सके, वो 5 वर्षों में सामान्य व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को जीरो कहें। ये जनता पहचानती है कि हीरो कौन है और जीरो कौन है, कि 15 साल से राजनीति सिखाते सिखाते भी वो जीरो से एक नहीं हो सके। और एक व्यक्ति जो है जिसका अपना पूरा जीवन राष्ट्र के नाम पर समर्पित है और जो अहर्निश काम करने वाला व्यक्ति है, और उसके कारण जो सामान्य व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आया है वो जमीन पर दिखाई दे रहा है। और पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं, मैं 1980 के बाद सारे चुनाव जो है उनको देखता रहा हूं, पहले प्रधानमंत्री हैं जो किसी भी सभा में जब किसी भी राज्य में जाते हैं तो उस राज्य की जनता के लिए क्या किया है, कितने शौचालय बने हैं, कितने जनधन खाते खुले हैं, कितने लोगों को जो है आयुष्मान का लाभ मिला है, कितने बैंक खाते खुले, कितने शौचालय बने हैं, कितने लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन गया है, पूरी संख्या के साथ बताने वाला। मुझे बता दीजिए 1980 में कभी बताया गया, 84 में कभी बताया गया, 89 में कभी बताया गया, 91, 96, 98 कभी नहीं। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो सामान्य व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन की पूरी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ की आपके खाते में कितना धन आया है, सरकार पारदर्शी ढंग से उसका भी लेखा जोखा सामान्य जनता से साझा करे। ये मैंने पूरे जीवन काल में पहली बार देखा। तो आपने भी जी आप कह रहे हैं कि लोगों के अच्छे दिन आ गए, लोगों के जीवन में अच्छे दिन आने का प्रारंभ हो गया। प्रारंभ क्यों हुआ? 5 साल में से प्रारंभ होगा। गड्ढे मोदी जी 5 साल में से प्रारंभ होगा। वही बता रहा हूँ आपको, जिनके 5 साल में तो आपने अच्छे दिन लाने अच्छे दिन उनके घर में आए, जिनकी महिलाओं की जो है इस देश में एक सर्वे आया कि महिलाओं पर सबसे अधिक बलात्कार खुले में शौच के कारण हो रहे थे। अब महिलाओं को खुले में शौच, उनकी इज्जत घर है उनके लिए, जिनकी इज्जत घर मिल गई, जिनको वो मैं तो उस गरीब घर से आया हूं जहां गर्मी के मौसम हमारी माँ गांव में जो है सिर्फ रोटी पकाने में जो है सारी ऊर्जा चली जाती थी और आधे से अधिक महिलाओं को रतौंधी का शिकार सिर्फ धुएं के कारण होना पड़ता था। आज उनको स्वच्छ ईंधन मिल रहा है। ये क्या गुणात्मक परिवर्तन नहीं है? गुणात्मक परिवर्तन आम आदमी की जिंदगी में हुआ है, उसका जीवन स्तर ऊपर हुआ है। इसको आप अच्छे दिन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये तर्क है प्रेम शुक्ला जी का। अच्छे दिन आए थे तो लोगों में उत्साह होना चाहिए मोदी जी को लाने का। ये वोट परसेंटेज लगातार घट क्यों रहा है? क्योंकि नोटबंदी के कारण गाजियाबाद, नोएडा, इस बेल्ट में तमाम छोटे उद्योग बंद हो गए। बेरोजगारी 45 वर्षों के शीर्ष पर है। एलपीजी का सिलेंडर 200% महंगा हो गया। मुद्रा लोन बताना भूल गए, क्योंकि 17 करोड़ मुद्रा लोन दिए इन्होंने। 23 करोड़ परिवार है, इन्होंने 17 करोड़ मुद्रा लोन दे दिया। 31 करोड़ पिछली बार तमाम, 17 करोड़ मात्र वोट मिले थे, 17.5 करोड़, 17 करोड़ तो इस बार मुद्रा लोन दे दिए। तो ये तो पाकिस्तान में भी सरकार बना लेंगे। इमरान खान ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है एनसीआरबी, इमरान खान तो हिंदुस्तान में सरकार बनाने के बारे में कह रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में नहीं कह रहे हो। एनसीआरबी के हिंदुस्तान में सरकार बना लेंगे। इन्होंने कहा शौच की वजह से क्राइम बढ़ता था। मैं बिल्कुल मानता हूं गलत चीज थी और उसमें पहले भी काम हुआ, इस बार भी सरकार में काम हुआ, मैं नकारूंगा नहीं। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े तो कह रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार और रेप की दर जो है लगातार बढ़ती चली गई है। उसमें उसके आंकड़े आज तक अब 2016 के बाद प्रस्तुत करने आप लोगों ने बंद कर दिए। मुझे लगता है कि डिलीवरी के नाम पर ये सरकार जीरो है और जिस तरह का वोट परसेंटेज हुआ है बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। शाइनिंग इंडिया से बुरा हाल होगा बीजेपी का। सोनिया गांधी ने भी आप कहा, उनसे पूछा गया कि मोदी को कोई हरा नहीं सकता, तो उन्होंने कहा कि 2004 आप भूल। 2004 की आपको 2 विशेषताएं बताता हूं। 2004 के चुनाव में सर्वाधिक जो है कांग्रेस के जीतने का सबसे बड़ा कारण थे वाईएस राजशेखर रेड्डी। संयुक्त आंध्रा में 30 सीटें इनके पास आई थी। आज आंध्र और तेलंगाना में इनका खाता खुलेगा क्या, इस पर भी कोई सिपोलॉजिस्ट स्पष्टता से कुछ कह नहीं पा रहा है। दूसरा, इनकी सरकार बनने का कारण था वामपंथी मोर्चा, उसमें भी 50 से 65-64 सीटें आई थी। उनकी भी स्थिति आपने देखी कि सुपड़ा केरल में भी साफ है लगभग, और बंगाल में तो वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत पीछे जा चुके हैं। और तीसरी बात, आप 2004 में भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक स्तर देखें और 2019 का संगठन देखें, आपके ध्यान में आ जाएगा कि 2004 में इनका जो 4 का आंकड़ा इनके साथ रहेगा,
44 से 4 की तरफ बढ़ने वाले हैं। 44 से 4 आलोक जी मैं इस पर आऊंगा, लेकिन 48 तो हो ही गए थे पहले ही, आपके 12-14 घट गए हैं, 12-14 छोड़कर चले गए। अपने घर को संभालो भाई, सूपड़ा साफ हो रहा है। किसका घर संभलेगा बालाशंकर जी, किसका घर संभलेगा? मुझे बताइए कि फर्स्ट फेज का जो ये पोलिंग हुआ है इसको आप किस तरीके से देखते हैं, किसके पक्ष में, या क्या संकेत देता है ये पहले फेज का पोलिंग? देखिए, पहले से एक बात बताते हैं कि कांग्रेस ने एक प्रकार से एक नैरेटिव शुरू कर दिया कि पहले इलेक्शन में अभी परसेंटेज कम हुआ, इस वजह से मोदी के खिलाफ है। ऐसा कोई एम्पिरिकल डेटा हमारे सामने अभी तक नहीं आया कि मोदी के खिलाफ है या सरकार के खिलाफ है। ये सरकार के खिलाफ होते तो नेचुरली अभी तक का जो है ना ट्रेंड क्या है, सबसे ज्यादा वोटिंग होना चाहिए क्योंकि किसी को हटाना है। कांग्रेस का सबसे बड़ा गलती क्या हुआ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक भी बात उनको साबित नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी एक नेशनल हीरो के नाते सामने है और उसके खिलाफ किसी को खड़ा नहीं कर पाया, एक बात। दूसरा, अभी उसके अलावा कोई भी प्रकार का तर्क उनके लिए खिलाफ बोल नहीं पाया। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये बोलना तो कोई आर्गुमेंट नहीं होता है। आर्गुमेंट आप देखिए, यदि जो है हिंदुस्तान में बैंक का खाता 2014 में जितना हुआ था उसका डबल हो गया, तो कुछ तो हुआ है। जो सड़क को बनाने का पहले तो 10 किलोमीटर पर डे बनता था, अभी 30 किलोमीटर होता है, तो उसमें तो कुछ तो हो रहा है। मुद्रा योजना की बात में मैं भाई साहब ने बोल दिया, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। शौचालय की बात है, पहले 36% का था रीच, अभी तो 90%, 99% हो गया, को तो कुछ तो हुआ है। तो देश में जो है ग्रामीण सड़क योजना जो है बहुत भयंकर रूप से जो है 90% गांवों में तो सड़क आ गया। तो सरकार में जो है ना बहुत अच्छा तरीके, प्रामाणिक तरीके से 8 करोड़ घरों में यदि गैस कनेक्शन फ्री में आ गया तो बहुत बड़ा जो है ना जीवन में परिवर्तन आ गया है। तो इस वजह से जो है ना कांग्रेस अभी तक जो है ना कुछ नहीं किया करने के वजह, यदि क्या नहीं किया बोलते तो आर्गुमेंट बन जाते। अभी सबसे बड़ी बात, पिछले इलेक्शन में बड़ा इश्यू क्या था, भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार के बारे में आज तो इश्यू बना नहीं सकता। पिछले इलेक्शन में बहुत बड़ा इश्यू क्या था, इन्फ्लेशन था, जो है आसमान छू रहा है चीजों का दाम। अभी तो वो तो इश्यू नहीं है। तो जो आम आदमी का जो इश्यू है वो हर एक इश्यू का हल हो गया। और उसके बाद जो सरकार के सामने जो है ना विकास का एक मुद्दा लेके, और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला एक अर्थव्यवस्था के नाते हिंदुस्तान उभर रहा है। सारा दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। पहली बार हिंदुस्तान का दर्जा दुनिया के सामने जो है सबसे आगे है। ठीक है, इस प्रकार का जो बातें है ना, उसके बावजूद जीडीपी दर क्यों घट गया? 57 रुपए पे डॉलर छोड़ा है, 4% छोटा सा उत्तर 4%। सर मैं उत्तर दे रहा हूँ, पिछले 10 साल का 7.9% आपने बेस ईयर बताया, उसके बावजूद 2% घट गया। अगर आपने इतना अच्छा काम किया था तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 4.3 से 2.9 पे क्यों आ गया? अगर इतना अच्छा इकोनॉमी चल रही है तो जो डॉलर 57 रुपए पे था वो 74 पे क्यों पहुंच गया? अगर इतनी अच्छी इकोनॉमी चल रही है तो सरकार के ऊपर कर्जा क्यों बढ़ गया? अगर इतना भ्रष्टाचार पे लगाम हो गया तो राफेल क्यों हो गया? इतना अगर लगाम हो गया तो स्विस बैंक में 50% कालाधन क्यों बढ़ गया? कितना कालाधन वापस आ गया? ये फेल सरकार है। कुछ लोग बचाना चाहते हैं लेकिन बचा नहीं सकते। 17 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई साहब, पेट्रोल और डीजल पर 17 बार एक्साइज ड्यूटी लगाई। आरोपों का उत्तर दिया है। बिल्कुल आरोपों का उत्तर दिया। एक बात बताऊं जी, कुछ दिन पहले जो है ना शेखर गुप्ता जी ने बहुत बढ़िया एक आर्टिकल लिखा था, राहुल गांधी का सबसे बड़ा गलती क्या है, वो तो सवाल पूछता है जवाब नहीं देते। कांग्रेस का समस्या आपने तो हमेशा सवाल तो पूछते रहते, सवाल पूछते रहते, आपका जवाब लेता नहीं। आपका मुझे उत्तर देने का अवसर दिया, मैं तो पूछ रहा हूँ। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर देते मीडिया के साथ, जवाब देना। इनके फर्जी वालों का और फर्जी आरोपों का उत्तर आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय भी 2004 में इन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाया था कि रोजगार का सृजन नहीं हुआ। आपको अच्छी तरह से दीपक जी याद होगा। और कालांतर में ज्ञात हुआ कि 5 वर्षों में 6 करोड़ लोगों को रोजगार अटल जी की सरकार में मिला था। 10 वर्षों में 1.5 करोड़ लोगों को इन्होंने रोजगार दिया। आज की स्थिति में ईपीएफओ कहता है कि 70 लाख लोग, ईपीएफओ में कोई पैसा, आपकी कंपनी कभी भी किसी कर्मचारी का पैसा ईपीएफओ में तब कंट्रीब्यूट करेगी जब वो सचमुच काम कर रहा होगा। इसलिए वो डाटा
फर्जी नहीं हो सकता। लेकिन सीआईआई कहता भाई सुन लीजिए, पार्लियामेंट्री कृपा करके सुन लीजिए। आलोक जी, आलोक जी अभी आप क्या है कप अगल बगल आराम से देखिए देशद्रोही और गद्दार कोई शब्द इस्तेमाल करेगा तो फिर अरे अभी मैं नहीं चाहता कि आप बताए ना, आप आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। ईपीएफओ के आंकड़े दे रहे हैं, ईपीएफओ को संसदीय समिति ने गिरा दिया तो आपका आंकड़ा जो था वो बेकार हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आपा कृपा करके ना खोए, मेरी बात पूरी होने दे। कृपया आपा ना खोए। देखिए अच्छे से हम लोग बढ़िया से विमोच, मैं नहीं चाहता कि दीपक जी की स्टूडियो में कांच वहां टूटे, किसी पे पानी वानी गिरे। नहीं, गद्दार को कहेगा तो टूट जाएंगे। नहीं, अब आप गद्दार बार-बार कहेंगे तो मैं फिर कह रहा हूँ आप गद्दार कोई आप जो है देखिए इस देश में गलत शब्दावली आपका शब्दावली की नीति, शब्दावली भी सुन लीजिए, शब्दावली मुद्दे पर उत्तर दीजिए। इस देश में श्रीमती सोनिया गांधी ने सबसे पहले अटल जी जैसे आदरणीय व्यक्ति को गद्दार कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल संसद में कहा था, संसद में कहा, कभी नहीं कहा। सोनिया गांधी ने कहा और अभी उनको मैं माफिया कह दूंगा। आप मुद्दों को बताइए, ईपीएफओ आंकड़ों पर आइए। आप संसदीय समिति ने ईपीएफओ आंकड़े गिरा दिए, अब आगे बताइए। कोई गिरा नहीं सकता क्योंकि उनके अकाउंट में पैसा है। संसदीय समिति ने मना कर दिया कि इन आंकड़ों के आधार पर हम रोजगार का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। मोदी जी ने स्वयं कहा कि हमारे पास कुछ ऐसी पता है प्रोसेस ही नहीं है, रोजगार मोदी जी 5 घंटे में ये बता सकते हैं कि राहुल गांधी को आज लेकिन रोजगार कितना मोदी जी नहीं बता सकते। उनको किराया नहीं भेज रहा है, नहीं तो जिग्नेश शाह नाम का एनएससीएल का घोटालेबाज जो फर्जी किराया भेजता था आजकल किराया नहीं भेज रहा है, तो आप बेरोजगार निश्चित तौर पर हुए हैं। ऐसी मोदी जी ने स्वयं कहा मोदी जी हमारे पास कोई ऐसा मेजरमेंट का तरीका नहीं है कि हम रोजगार तरीका है कि बताइए कौन सा ईपीएफओ तरीका है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, मोदी जी कह रहे हैं असल कह रहे हैं कोई हमारे पास तरीका नहीं है, नई जांच करने का तरीका, कोई नया इंडेक्स डेवलप करेंगे। 5 साल हो गए कुछ। देखिए माफिया की आदत ये बताया कि एलईडी बल्ब कितने लग गए हिंदुस्तान में, लेकिन 45 वर्ष में जो डाटा हमारा हाईएस्ट बेरोजगारी है मोदी जी को कमाल है भाई। मुझे मेरी बात तो पूरी करने दे। कर लेंगे कल ये झूठ कैसे बोलते हैं? कल सर्वोच्च न्यायालय ने एक टेक्निकल तौर पर एक कागज को स्वीकार किया। राहुल गांधी कितने बड़े झूठे हैं, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने रफाल के मामले में मोदी सरकार को भ्रष्ट घोषित कर दिया। कहा ना, इतना बड़ा झूठा राजनेता पूरे ग्लोब में ढूंढकर अगर कोई मिलेगा तो फिर वही राहुल गांधी है। या तो वो मूर्ख है, या मूर्ख है, या तो मूर्ख है या झूठे है। नहीं, मूर्ख कहना पड़ेगा, या तो मूर्ख है कि आपको समझ में नहीं आता है, या तो आपकी समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट का सही इस्तेमाल कीजिए। मैं सही कह रहा हूँ। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है, या तो आपकी समझ में नहीं आता। मुझे ब्रेक लेना है, शांतनु के पास जाना है, एक शार्प ब्रेक और उसके बाद हम वापस लौटते हैं। किस्सा कुर्सी का पीएम कौन, इस पर फैसला और इस पर नतीजा 23 मई को आ जाएगा। लेकिन आज पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई, अब 6 चरणों की वोटिंग बाकी है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला लोक शर्मा जी हैं, आर बालाशंकर साहब सीनियर जर्नलिस्ट, शांतनु गुप्ता साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट और उमाकांत लखेड़ा साहब सीनियर जर्नलिस्ट। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे और मुझे आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहां लिखा कि पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार किया है और चौकीदार चोर है? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस बात पर था ये भी बता दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बात पर था कि जो कागजात दिए गए हैं वो एडमिसिबल हैं कि नहीं, उनको एडमिसिबल माना गया, इस बात पर था। दूसरी चीज ये है, नहीं तो उसमें कहां बताया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कि चौकीदार चोर है? सर मुझे ये बताइए। सर मैं बता रहा हूं, जो पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसको मोदी जी लेकर एक आवरण बनाकर ढाल बनाकर घूम रहे थे, उसमें साफ तौर पर लिखा था कि प्राइसिंग और उसके बारे में सीएजी ने पीएसी को रिपोर्ट दे दिया, जिसको बाद में पूरी तरह से नकार दिया गया। सीएजी की रिपोर्ट जब आई उसमें भी तमाम तरह की खामियां थी। हम बार बार पूछ रहे हैं कि 560 करोड़ का सामान 526 करोड़ का सामान 1760 करोड़ का कैसे हो गया। तमाम जो खुलासे हो रहे हैं उसमें पूरी तरह से क्लियर है कि अब जब केस चलेगा, बार बार हम कह रहे हैं कि उसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला है,
जांच होने दीजिए। जेपीसी क्यों नहीं होने? फिर नहीं बता रहे। मुझे ये बताइए, राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार किया है, चौकीदार चोर है, ये साबित हो गया। ये कहां लिखा? वो तो जब ये कहां लिखा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने से पहले भी हम कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। चौकीदार मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूं। राहुल गांधी का कल का दावा देखिए, आप चाहे तो मैं आपको उनका स्टेटमेंट सुना सकता हूं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कोट किया है और ये कहा है कि ये साबित हो गया है कि पीएम ने भ्रष्टाचार किया है, चौकीदार चोर है। कहां कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि चौकीदार चोर है? मुझे पिछले वाला जो जजमेंट था जिसको मोदी जी कहते हैं कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ, उसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ? मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं। बिल्कुल शांतनु जवाब देना चाहिए। बिल्कुल नहीं जवाब दीजिए। मैं एक बात छोटी सी ऐड कर दूं और आप उत्तर दे दें। बिल्कुल मैं एक छोटी सी बात ऐड कर दूं। उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा था कि प्राइसिंग के बारे में हमारा कोई किसी तरह का ज्यूरिडिक्शन नहीं है। प्राइसिंग के बारे में सीएजी ने पीएससी को रिपोर्ट दे दी है, लेकिन जब शाम को ही खड़गे साहब ने कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, तो आनन फानन में 9 पैराग्राफ में चेंज करा के इतवार को सुप्रीम कोर्ट में भागने लगे। पूरी तरह से सरकार बेनकाब हो चुकी है कि आपने सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया, मिसगाइड किया, इसीलिए आप जेपीसी नहीं करा रहे। जवाब दीजिए कि कहां पर कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है और चौकीदार चोर है? मैं आपको ये लैपटॉप दे रहा हूं, इसमें आप सर्च कर लीजिए कल का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और मुझे बता दीजिए कहां लिखा है। कल उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं था ये बात। मैं उत्तर देता हूं। जब बार बार केंद्र की तरफ से वेणुगोपाल साहब ने ये कहा कि उसके अंदर जो कागज हैं वो चोरी हो गए, पहले कहा गया चोरी के हैं, चोरी हो गए नहीं, पहले कहा गया था। एक मिनट सर, पहले कहा गया था चोरी हो गए, फिर कहा गया ये चोरी के हैं, फिर कहा गया सूचना, फिर कहा गया एक मिनट पहले कहा गया कि चोरी हो गई ये फाइल, उसके बाद क्या कहा गया कि ये तो कागज किसी ने फोटो कर लिए। सूचना की मुझे लगता है कि सरकार जितना मर्जी झूठ बोले, एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ बोलती चली जाए। चौकीदार चोर है और इसकी जांच होगी तो पूरी तरह से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दीपक जी आपका मुस्कुराना जायज है, लेकिन आप जिसको बेस बता रहे हैं मैं कह रहा हूं भी बेस है नहीं। एग्जैक्टली यही बेस है दीपक जी, एग्जैक्टली यही बेस है। आलोक जी, और बीजेपी आलोक जी अगर टेक्निकल टर्म में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के केस को, डिसीजन को गलत इंटरप्रेट करने के मामले में राहुल गांधी पर कल के बयान पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। पिछली बार हाथ जोड़ के कह रहा हूँ जी, ये पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कहा था कि प्राइसिंग में हमारा जुरिडिक्शन नहीं है और बाकी जो भी प्रोसेस है उसमें कोई अनियमितता नहीं है। बिल्कुल साफ शब्दों में कहा। शांतनु भाई सुन तो लीजिए, देखिए मैंने नहीं छुपाई गई, सुनिए तो उसके बाद पार्लर नेगोशिएशन कर रहा था, 3-4 कागज ऐसे थे जो विपक्ष के वकीलों ने कहा कि हमारे पास 3-4 कागज ऐसे हैं जिसको सरकार ने कहा इसकी सूचना चोरी हुई है। सूचना चोरी चाहे लिख के हुई हो चाहे जेरोक्स करके हुई हो, वो सूचना चोरी हुई है। और सूचना है क्या? उस सूचना ये कह रही है कि सुन तो लीजिए, देखिए दर्शकों को सुनने दीजिए। उस सूचना में यह है कि शायद प्राइम मिनिस्टर ने एक पैरेलल नेगोशिएशन, शायद शब्द नहीं है, पैरेलल नेगोशिएशन हुई और सीबीआई के दफ्तर को रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस ने कब्जा किया। इतने प्यार कोई फैक्चुअल मिस्टेक नहीं बता लीजिए। देखिए आपने बताएं। हाँ बिल्कुल, देखिए एक प्राइम मिनिस्टर, एक डील चल रही है। देखिए आप अपनी कंपनी के मालिक हैं, कोई कंपनी के मालिक है, एक डील चल रही है, उसमें प्राइम मिनिस्टर, जो सरकार की डील है, एक प्राइम मिनिस्टर जाके अगर उसको मॉनिटर करता है, उसके बारे में बात करता है, तो पैरेलल नेगोशिएशन कैसे हो सकता है? ये कौन जाके एक प्राइम मिनिस्टर एक देश अपनी डील कर रहा है, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे प्राइम मिनिस्टर से, इसमें कोतरुचिशंकर, मिशेल मामला वो टाइप की डील चली गई है सर। अब ये सरकार से सरकार की डील है, एक प्राइम मिनिस्टर जाकर दूसरे प्रेसिडेंट से जाकर बात कर ले तो उसे पैरेलल डील नहीं कहते। हर बीजेपी की भाषा ही बोल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? शांतनु जी का पूरा मतलब, शांतनु जी का मतलब मोदी जी की हवा है। देखिए विश्लेषक मोदी जी की हवा इतनी ज्यादा है कि कुछ जर्नलिस्ट को सुन ले आप, कुछ डिफेंस एक्सपर्ट को सुन ले, तो मोदी जी वहां भी जीत रहे हैं जहां पर बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है। स्टूडियो में तो मोदी जी 500 के पार जा रहे हैं। मुद्दे की बात यह है, बालाशंकर जी को क्योंकि मैंने इसके ऊपर किताब लिखा है, किताब में पूरा एक चैप्टर मैंने डिवोट किया हुआ और राफेल के बारे में हर सवाल का मैंने जवाब दिया है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपका एक एक बात के मैं बताते। अब तो प्राइसिंग के बारे में बोल रहे हैं, प्राइसिंग किसके आधार पर आप बोल रहे हैं? 2004 में जिस समय जो है ना, जो नेगोशिएशन शुरू हो गया था कांग्रेस की तरफ, सर टेंडर तो 2007 में आया, नेगोशिएशन 2004 में कहां से शुरू हो गया? उसके आधार पर ही मैं बात कर रहा हूं। उस समय जब इसके बारे में बात चल रहा था, उस समय जो है हमारे पास ये फोन होता था क्या? नहीं होता था ना। वो जो छोटा वाला फोन होता था, दीपक जी आपको भी याद होगा, मोबाइल फोन जब आया
वो छोटा सा हमारे पास वो फोन आता था, है ना। 2004 में हम तो एक कम्बैट एयरक्राफ्ट की बात बोल रहे हैं। 2018 में कम्बैट एयरक्राफ्ट का पूरा टेक्नोलॉजी बदल गया है, पूरा जो है ना। आप कोई केला भी जो है ना 2004 का या 2007 का प्राइस में आप 2018 में कर ही नहीं सकते, बेसिक पॉइंट। और आप बोल रहे कि हाई प्राइस में मैं उत्तर दूंगा। आप एक चीज बताइए कि आप एक कंप्यूटर कंपनी में जाके जो है ना एक ऑर्डर देके आइए, एक महीने बाद आप जाके ना उसी कंप्यूटर लेने के लिए गया तो आपको प्राइस डिफरेंट मिलेगा। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हाई टेक्नोलॉजी विच इज अप टू डेट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ कम्बैट एयरक्राफ्ट। और दूसरी बात, कांग्रेस ने कोई भी जो है ना समझौता फ्रांस के साथ आज तक साइन नहीं किया। यही नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट खरीद लेते ना फिर। आपको समझ आ गया। मैं उत्तर देता हूँ, दो पॉइंट आपने कहे, मैं दोनों का उत्तर देता हूँ। 2016 का मोदी जी का स्टेटमेंट, नहीं, मैं मोदी एक मिनट सर, एक मिनट। नहीं जा रहा, जिस दिन मोदी जी ने घोषणा की कि हमने आज यहां पर डील कर ली है, भाइयों बहनों मित्रों, ये वही जहाज है जो कांग्रेस के यूपीए समय में हुआ था। इसमें रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं है। अरे भाई साहब, एक मोबाइल मैंने खरीद लिया। एक मिनट इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट की बात जो आप कर रहे हैं, वो कल सुप्रीम कोर्ट में क्या दिया गया है कि 208 करोड़ रुपए का एडिशन हुआ है। डे टू डे टेक्नोलॉजी। राहुल गांधी जी ने उत्तर दे दिया था कि मैं पायलट का मतलब समझते हैं क्या राहुल गांधी? बता दिया था कि मैं पायलट। राहुल गांधी को ये और राहुल गांधी जी कह रहे हैं राफेल पायलट देश चला पाएगा क्या? एक मिनट सर, बिल्कुल चलाएगा, ऐसा चलाएगा कि तमाम लोग देखेंगे कि कैसे देश चला है। देखिए जर्नलिस्टों की भाषा देखिए क्या है, ये पूर्वाग्रह से प्रेरित जो जर्नलिस्ट है ना साहब, मैं उन पर उत्तर नहीं देना चाहता। आपकी टिप्पणियां बताती हैं। आज के चुनाव पर डिस्कस करते हैं, बेहतर रहेगा। राफेल में घोटाला हुआ है और देश की जनता देख रही है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं तो सिर्फ कमीशन नहीं मिला है घोटाला। अरे साहब, एक कमीशन एजेंटों को तो जेल में डाल देते 5 साल से। क्या कर रहे थे आप लोग? 5 साल से एक आध को जेल में डाल देते आप लोग। बालाशंकर जी, एक और बात, बहुत सारे जर्नलिस्ट मैंने देखा कि एंकर भी पूछता है कि वाई 36। अब वाई 36 इसका भी जवाब उसको पता नहीं है। 36 मीन्स 2 स्क्वाड्रन, 18 into 18, 2 स्क्वाड्रन का इमीडिएटली इंडियन एयरक्राफ्ट को चाहिए था, इसलिए 136 खरीदा। अब 126 यदि खरीदते, बाय द टाइम इट वॉज डिलीवर्ड इन दिल्ली से मात्र 16 वहां से आने थे, बाकी सब यहाँ से बनने थे। नहीं सर, आप सब भूल रहे हैं HAL को बनाने थे। सर इधर का दो टेक्निकल कमेटी ने मोदी जी को समझाया कि डिसॉल्ट के पास 83 एयरक्राफ्ट का ऑलरेडी ऑर्डर है। अच्छा, 10 साल लगेंगे जोड़ना चाहते हैं। सारी चीजें 6 दौर हमारे बाकी है। आलोक जी, बहुत मौका मिलेगा, बहुत मौका मिलेगा। 23 मई तक बहुत मौका मिलेगा। 6 दौर हमारे बाकी हैं और ये मुद्दा ऐसा है कि आगे भी चलता रहेगा। शांतनु, मैं आपसे जानना चाहता हूं, फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद आपका क्या असेसमेंट है? क्या आपको लगता है कि कुछ विजिबल दिखाई दे रहा है इस पोलिंग पैटर्न के बाद? जैसे कह पाना बहुत मुश्किल है। कुछ जिलों में पोलिंग बिल्कुल उतनी हुई है, 65 से 70 के बीच में हुई। कुछ जिलों में कम हुई है, गर्मी ज्यादा थी, कम थी, उतनी ही है। तो इस केवल पोलिंग पे कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो नैरेटिव बन रहा है, जिस तरह से कैंपेन चल रहे हैं, उसमें नरेंद्र मोदी विनर दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी आपको विनर दिखाई दे रहे हैं? उमाकांत जी, देखिए ऐसा है कि वोटिंग के अभी परसेंटेज नहीं आया, नरेंद्र मोदी विनर दिख रहे हैं। कैंपेन के साथ मेरे आरोप को आप सिद्ध करते चले जा रहे हैं कि जर्नलिस्ट की क्या भावनाएं। देखिए, अरे साहब, मोदी मैं किसी को डिस्टर्ब चुनाव नहीं हुआ, वहां पर भी जीत रहे हैं। आप पूछ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं। देखिए मैं बहुमत आ पाया। हमने 345 ऑलरेडी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। आप मेरे वक्तव्य को सिद्ध कर रहे हैं कि आप बहुत बायस्ड। आगे चलिए। देखिए मैं किसी को मैं 1 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, वो ऐसे हालात में हुआ था कि देश में भयंकर लहर थी एंटी कांग्रेस, एंड मोदी के रूप में एक ऐसा अवतार बीजेपी ने पेश किया। आज 5 साल के बाद यमुना में जो दिल्ली से निकल रही है, बहुत पानी बह चुका है और वो लहर पूरी तरह नदारद है, कहीं लहर नहीं है। ये भाई साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, मेरी बात नहीं, बिल्कुल नहीं। नो, आई विल नॉट अलाउ, अदरवाइज आई विल नॉट स्पीक। नो, अरे भाई साहब, मेरी बात सुनिए। कांग्रेसी ने लहर नहीं मानी थी। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आपने बोला, मैंने आपको नहीं भाई, ये अनसभ्यता है, ये असभ्यता है। आप इस तरह से बात कर रहे हैं, बिल्कुल असभ्यता है ये। आप पॉलिटिकल वर्कर है, हम नहीं पॉलिटिकल वर्कर। नहीं, ये असभ्यता। नो, बिल्कुल नहीं। ये मैं एक बात बोल रहा हूँ,
पहले कहा है। मैं ये 2014 से भी ज्यादा तेज लहर चल रही है। प्रेम शुक्ला जी झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी ने 4 दिन पहले कहा है, स्वयं कहा है मोदी जी ने। 2019 आते आते भ्रष्टाचार पे कोई चर्चा नहीं है, विकास पे कोई चर्चा नहीं, आप बोल सुनामी है, चर्चा नहीं है, आप स्मार्ट सिटी पे कोई चर्चा नहीं है, बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं है, आप जो है पूरा ध्रुवीकरण, धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण अली और बजरंगबली पे चर्चा, ताकि जो लोगों को रोजी रोटी राष्ट्रवाद के आप जो है राष्ट्रवाद के घुटने। अच्छा ये बताइए, उमाकांत जी के वक्तव्य के बारे में आप क्या कहेंगे? शांतनु जी के लिए तो आपने कह दिया, उमाकांत जी के वक्तव्य के बारे में क्या कहेंगे आप? उमाकांत जी ने जो विषय लिए वो टू द पॉइंट। शांतनु जी ने कहा, शांतनु जी ने सीधा कहा मोदी जी की सरकार। हम यहीं पर रुकेंगे। अफसोस की मेरे पास अफसोस मुद्दे कहाँ है? अब 2019 में अफसोस मेरे पास वक्त कितना है, लेकिन उमाकांत जी, आर्मी का नाम बदल लीजिए, आप आर्मी के नाम पर बार बार चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा मुझे यहीं पर ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन आलोक शर्मा जी से मैं कहूंगा कि आलोक शर्मा जी जब आप आए अगली बार, वो कर ले इतना बोला है, हमने जो पत्रकारिता चालू की कांग्रेस के खिलाफ बोलते हुए, नहीं हम जो फैक्ट की बात कर रहे हैं, 2014 के मुद्दे कहाँ है? 2014 के मुद्दे विकास, भ्रष्टाचार, स्मार्ट सिटी, बेरोजगारी, कालाधन कहाँ है? अच्छा मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन मैं आलोक शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार जब आए तो उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी लेकर आए जिसमें लिखा हुआ है चौकीदार चोर है। मैं देखूंगा और जनता को भी दिखाऊंगा कि आलोक शर्मा जी सुप्रीम कोर्ट ने कहां लिखा है ये।